कोर्ट यानी आभासी न्यायालय लॉ के स्टूडेंट के लिए इसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक डॉक्टर के लिए इंटर्नशिप का। जब लॉ का एक स्टूडेंट कोर्ट में जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोलमेंट होने के बाद और वो प्रैक्टिस के लिए उतरता है, तो ऐसे नए छात्रों को अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में अपीयर होने पर उन्हें बहुत बड़ी हिचक होती है, झिझक होती है और वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ कॉलेज में उनके LLB के दौरान ही मूट कोर्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, चाहे वो एक अच्छा अधिवक्ता बने, चाहे वो एक अच्छा न्यायिक अधिकारी बने, दोनों ही स्थिति में वो किस प्रकार से वहाँ कार्य करेगा और अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शित कर सकेगा, अपना बेस्ट सोसाइटी को दे सकेगा। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स को यहीं से तैयार करके मूट कोर्ट के माध्यम से और फिर जो है वो बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो अपना आप हो जाता है। आजकल तो इस प्रकार के मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होने लग गई है और दुनिया भर के अवार्ड्स भी इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स को मिलने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस प्रकार से हम लोग जो वो इसको स्प्रेड ओवर करते हैं। हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे 2-2 ढाई लाख व्यूवर्स हैं इनके। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारी मूट कोर्ट्स को देखते हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी मूट कोर्ट हम यहाँ संपन्न कराते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो परफेक्ट होकर के बाहर सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए निकलें। थैंक यू। भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से इजाजत चाहता हूँ। श्रीमती मेनका गांधी जो कि एक जर्नलिस्ट है तथा एक मासिक पत्रिका सूर्या मैगजीन का प्रकाशन और संचालन करती है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनुच्छेद 21 प्राण और न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण का हनन किया है। भारत सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहेगी कि श्रीमती मेनका गांधी को उनकी वांछा पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 जून 1976 को पासपोर्ट जारी किया गया था। ठीक उसी पासपोर्ट अधिनियम द्वारा पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। तो इस प्रक्रिया में पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा विधि की प्रक्रिया का उपयोग किया गया, न कि श्रीमती मेनका गांधी के अधिकारों का हनन किया गया। श्रीमती मेनका गांधी का यह भी आरोप है कि पासपोर्ट जब्त होने की वजह से वो विदेश नहीं जा पाई। उनका ये मानना है कि अनुच्छेद 19 में विदेश भ्रमण का अधिकार दिया हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में विदेश भ्रमण का अधिकार का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही श्रीमती मेनका गांधी जी के जो भी तर्क है उनका स्पष्टीकरण करने के लिए भारत सरकार तैयार है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट प्रशांत शर्मा मेनका गांधी के पक्ष को रखने की इजाजत ऑनरेबल कोर्ट से चाहूंगी। तो जैसा एजी सर ने गवर्नमेंट की तरफ से बात रखते हुए बहुत साफ ये कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आर्टिकल 19 में नहीं है।
तो इस चीज को साफ करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट 1966 के एक जजमेंट सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1836 का सहारा लेना चाहूंगा। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह साफ किया कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है और उसे आर्टिकल 21 के अंदर। तो अगर सरकार ये कह रही है कि यह पर्टिकुलर राइट, इस फंडामेंटल राइट को इस आर्टिकल में रखा गया है और उस आर्टिकल में नहीं रखा गया, तो ये कहना एक तरह से अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेरना है और संविधान को ये नागवार है। तो ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि एक मूल अधिकार होता है। दे आर फंडामेंटल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। सिर्फ इंसान होने की ही वजह से ये सारे फंडामेंटल राइट आपको मिलते हैं। और अगर सरकार इन्हें इन्फ्रिंज करती है या इनका हनन करने की कोशिश करती है, तो सरकार को आर्टिकल 19 ही नहीं, सारे रीजनेबिलिटी टेस्ट को पास करना जरूरी है। इसी के साथ ऑनरेबल बेंच का ध्यान मैं एक उलझे हुए फैक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है उसे भी साफ शब्दों में रखना चाहूंगा। जिस प्रोसीजर का हवाला देते हुए एजी सर ने ये कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर ने 1967 के पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 और क्लॉज सी के अंदर सारे रूल्स को, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इंपाउंड किया है, पासपोर्ट जब्त किया है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कथित सेक्शन में, जिस सेक्शन का प्रयोग सरकार ने किया है, उस सेक्शन के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके के प्रोसीजर्स और किसी भी तरीके के रूल को नहीं लिखा गया, उस रूल का जिक्र नहीं। तो दिस इज एन आर्बिट्रेरी एक्ट एंड इट डिक्टेट्स द टर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इस एक्ट ने मेनका गांधी जी के कई मूल अधिकारों का हनन किया है, जिसमें अनुच्छेद 19, 14, 21 और 22 प्रमुख हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, मैं जयश्री पाल आपसे भारत संघ का पासपोर्ट एक्ट 1967 के विधिमान्य होने के संबंध में पक्ष रखने की इजाजत चाहती हूँ। माननीय न्यायालय, भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट एक्ट 1967 का निर्माण के पीछे उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा है, न कि नागरिकों को भारत संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मूल अधिकारों से वंचित करना। पासपोर्ट एक्ट 1967 किसी मूल अधिकारों को खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया है। साथ ही सरकार को जनता की भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी के पासपोर्ट को जब्त करने या जब्त करने के आधार को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इसलिए कानून को रद्द भी नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह अनुच्छेद 19 से अधिक क्यों न हो। जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 19 के आधार पर पासपोर्ट एक्ट 1967 को रद्द करने की आपके समक्ष जो अपील पेश की है, वो आधार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 घ में वर्णित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जबकि पासपोर्ट एक्ट 1967 विदेश यात्रा हेतु आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट से संबंधित प्रावधानों को नियमित करता है। अतः अनुच्छेद 19 के आधार पासपोर्ट एक्ट 1967 को रद्द करवाने का तर्क बेहद हास्यास्पद प्रतीत होता है। माननीय न्यायालय, यदि हम इस तरह कानूनों को रद्द करने लग जाएंगे तो व्यवस्थित राष्ट्र जिसकी कल्पना भारतीय संविधान के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने की थी, पूर्ण कैसे होगी। माननीय न्यायालय, आप और हम सब भली भांति जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त या अन्य कोई भी स्वतंत्रता जीवन जीने के अधिकार को छोड़कर आत्यंतिक नहीं है। किसी भी देश के नागरिकों के अधिकार असीमित नहीं हो सकते। एक व्यवस्थित समाज में अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते जो समस्त समुदाय के लिए अहितकर हो। यदि व्यक्तियों के अधिकार पर सरकार अंकुश नहीं लगाएगी तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा। धन्यवाद। Honorable judges, my name is Advocate Priyanka Soni. अदालत की इस पैरवी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू।
जैसे कि मेरे साथी अधिवक्ता ने कहा है कि पासपोर्ट कानून किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है, तो मैं जरा आपको बता दूं कि हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि पासपोर्ट कानून किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। मेरे साथी अधिवक्ता, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि जब आपने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के सेक्शन 3 के सेक्शन के 10 सबसेक्शन 3 के सब क्लोज 3 को रखते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में नहीं रखा। माननीय जज साहब, यहाँ मैं अनुच्छेद 21 की बात कर रही हूँ। अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग भारत के हर एक नागरिक को ना सिर्फ जीने का अधिकार है बल्कि डिग्निटी से जीने का अधिकार है। किसी को भी किसी के भी हक को छीनने का अधिकार नहीं है, चाहे वो संसद हो या चाहे राष्ट्रपति। भारत के हर एक नागरिक को अपना जीवन गौरवपूर्ण व्यापन करने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत मेनका जी का पासपोर्ट बिना किसी रीजन के सीज कर लिए जाना उनके इस गौरवपूर्ण जीवन पर अंकुश लगाता है, जिससे ये साफ नजर आता है कि यहाँ पर मेनका जी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनसे उनके मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। माननीय जज साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये निवेदन है कि भारत के हर एक नागरिक को, जैसे भारत के हर एक नागरिक को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी तरह से उनको भी उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फैसला सुनाएं। जैसे कि मेरे साथी अधिवक्ता ने दूसरा प्रश्न ये उठाया है कि सरकार को जनता की भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पासपोर्ट को जब्त करने का कारण अपने आधार बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। श्रीमान जी, यहाँ मैं अनुच्छेद 19 और 21 पे जरा प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि मेरे साथी अधिवक्ता का ये कहना है कि सरकार को जनता की भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेनका जी का पासपोर्ट सीज करना पड़ा, जिसका रीजन वो नहीं दे सकते, उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो यहाँ तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे अनुच्छेद 19 और 21 का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार मेनका जी का बोलने का, उनके सुनने का, देश विदेश भ्रमण का, व्यापार का, या कुल मिला के यूं कहूँ तो उनके जीवन जीने के अधिकार को, उनके गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, तो गलत नहीं है। साथ ही में आगे बढ़ते हुए मैं अनुच्छेद 19 पे भी प्रकाश डालना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत ये साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत का वह नागरिक जो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता पर प्रकाश डाले, भारत का वह नागरिक जो भारत और भारत की राज्य की सुरक्षा पर अंकुश डाले, या जिसे विदेश राज्यों के संबंध में व्यक्तिगत संबंध उसके खतरे में हो, या किसी बड़े या छोटे अपराध में संलिप्त हो, या भारत के न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाए। अगर इन सब कारणों में से कोई भी भारतीय नागरिक दोषी है तो सरकार को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार उसके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड ऑनरेबल कोर्ट, मेरे साथी अधिवक्ता ने ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज किया है, बल्कि उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम की सेक्शंस को भी नजरअंदाज किया है। जी हाँ, मैं यहाँ पासपोर्ट अधिनियम 1966 की सेक्शन 5 और 6 की बात कर रही हूँ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की सेक्शन 5 की सब सेक्शन 2 और उनकी क्लोज 2 और 3 में ये साफ साफ जाहिर है कि जब भी सरकार किसी का भी पासपोर्ट छीनेगी या सीज करेगी तो उनका रीजन उनको देना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन मेरे साथी अधिवक्ता ने किया है। साथ ही पासपोर्ट अधिनियम 1967 की सेक्शन 6 के अंदर ये बताया गया है कि किन कारणों की वजह से सरकार को किसी भारतीय नागरिक के पासपोर्ट सीज करने का अधिकार है। चूंकि ये है जो भारत की एकता, प्रभुता पर प्रकाश डाले, जो भारत की सुरक्षा के अहितक हो, या जिसके मैत्रीपूर्ण संबंध प्रतिकूल प्रभाव की संभावना में हो, या आवेदक की ऐसे देश में उपस्थिति केंद्रीय सरकार की राय में लोकहित में न हो। अब इनका कहना ये भी है कि कानून को रद्द नहीं किया जा सकता, चाहे वो अनुच्छेद 19 के ऊपर ही क्यों ना हो। तो मेरे साथी अधिवक्ता,
क्या मैं आपके इस कथन से ये समझूं कि आप यहाँ संविधान को समझना ही नहीं चाह रहे हैं? या यूं कहूं तो आप संविधान के मूल ढांचे को नजरअंदाज कर रहे हैं? जी हाँ, आप यही तो कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है, तथा इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा 1 होगी। तो मेरे साथी अधिवक्ता, आपका ये कथन सरासर झूठ है, मिथ्या है। That's all, Your Honor. माननीय उच्चतम न्यायालय से भारत संघ का पक्ष रखने के लिए मैं प्रिय बजाज इजाजत चाहती हूँ। याचिकाकर्ता की तरफ से भारत संघ पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निरर्थक एवं निराधार है। जैसे कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 22 के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि अनुच्छेद 22 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के कारण बताए जाने का अधिकार, जबकि गिरफ्तार तो याचिकाकर्ता को किया ही नहीं गया है। अपनी रुचि के वकील से परामर्श और बचाव करने का अधिकार, यदि याचिकाकर्ता को अपने रुचि के वकील से परामर्श और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया गया होता तो आज वह माननीय न्यायालय के समक्ष कैसे उपस्थित हुए? गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, जबकि गिरफ्तार तो प्रतिवादी को किया ही नहीं गया है, तो इस प्रावधान का भी उल्लंघन कहाँ हुआ है? 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश बिना विरोध से स्वतंत्र था, जबकि गिरफ्तार तो प्रतिवादी को किया ही नहीं गया है, तो इस प्रावधान का भी कहाँ उल्लंघन हुआ है? तो याचिकाकर्ता के आरोप अनुच्छेद 22 के उल्लंघन का मिथ्या आरोप भारत संघ पर लगाया गया है, ये समझ से परे है। अनिका भाटी माननीय न्यायाधीशगण से अदालत की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने ये कहा है कि मेरे मुवक्किल के आर्टिकल 22 के अधिकारों का हनन ही नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी नहीं किया गया, तो मैं अपने काबिल दोस्त को ये बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 5 में ये स्पष्ट कहा गया है कि सरकार ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी जिसके अनुसार किसी भी नागरिक को बेवजह गिरफ्तार किया जाए या बंदी बनाया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड माय ऑनरेबल कोर्ट, मैंने जो यहाँ बंदी बनाए जाने की बात कही है उसमें बंदी बनाया जाना या गिरफ्तार किया जाना ही शामिल नहीं है, बल्कि किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं जाने न दिया जाए या जाने से रोक दिया जाए या एक ही जगह बंदी बनाकर रखा जाए तो वह बंदी ही माना जाता है। तो माननीय न्यायाधीशगण, जब मेरे मुवक्किल को पासपोर्ट जब्त करके विदेश जाने से रोका गया तो उनका सीधे सीधे आर्टिकल 22 का हनन हुआ है और उन्हें बंदी ही बनाया गया है। इसी के अनुसार निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार है कि जब उसे जिस आधार पर निरोध किया जाता है उन आधारों से उसे अवगत करवाया जाए, जबकि मेरे मुवक्किल श्रीमती मेनका गांधी जी को ऐसे किसी भी आधारों से अवगत नहीं करवाया गया। इसी के अनुसार मेरे मुवक्किल मेनका गांधी को यह अधिकार भी था कि उन्हें आधार और तथ्य स्पष्ट किए जाने चाहिए थे, आधारों की सूचना दी जानी चाहिए थी, जबकि उन्हें न तो कोई आधारों की सूचना दी गई और न ही कोई तथ्य स्पष्ट किए गए। इसी के अनुसार आधार और तथ्य जितने ही व्यवहार्य हो उतनी ही शीघ्रता से संसूचित कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि आयुक्त देर हो जाने के बाद वह निरोध असंवैधानिक होगा। मेरे मुवक्किल को यह अधिकार भी था कि जब उनका पासपोर्ट जब्त किया गया तो उन्हें अभ्यावेदन के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, जबकि उन्हें ऐसा कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया। आर्टिकल 22(6) में यह स्पष्ट कहा गया है कि सरकार को अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कोई खतरे की आशंका हो तो वह उससे संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या बंदी बना सकती है, किंतु पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 5 व 6 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर निरोध व्यक्ति द्वारा सरकार से निरोध किए जाने का कारण पूछा जाए तो सरकार उसे कारण बताने के लिए बाध्य होगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने जब पासपोर्ट जब्त किए जाने का कारण पूछा तो उन्हें कोई भी कारण नहीं बताया गया। तो माननीय न्यायाधीशगण, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे मुवक्किल ने जब भारतीय सरकार से पासपोर्ट जब्त किए जाने का कारण पूछा तो भारतीय सरकार ने मेरे मुवक्किल को कोई भी कारण क्यों नहीं बताया। दैट्स ऑल। मैं
एडवोकेट रक्षित शर्मा माननीय न्यायालय से वादी की तरफ से किए गए इस सवाल का जवाब देने की इजाज़त चाहता हूँ। मेनका जी का संपूर्ण वाद बस इसी सवाल के इर्द गिर्द है कि सरकार ने कारण नहीं दिया, तो मैं माननीय बेंच के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखते हुए कारण बताना चाहूँगा। सरकार द्वारा स्थापित एक जांच समिति का गठन किया हुआ है जो कि एक गंभीर मुद्दे की इंक्वायरी कर रही है। वह इस कमीशन में श्रीमती मेनका गांधी जी की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि मेनका जी का पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा जाए। वह 7 दिन की मोहलत देने के बाद भी मेनका जी ने यह निर्णय लिए जो आदेश की अवहेलना थी। अब मैं माननीय न्यायालय से इस आर्गूमेंट के तथ्यों को और एक्सप्लेन करने के लिए मेरी साथी एडवोकेट प्रेमवता सैनी को आर्गूमेंट ट्रांसफर करने की इजाज़त चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्गूमेंट को पूर्ण करने की ऑनरेबल कोर्ट से इजाज़त चाहूँगी। जैसा कि माय लॉर्ड, सरकार की प्रक्रिया पर अनेक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं उनके द्वारा फॉलो किए गए प्रोसीजर को आपके सामने रखना चाहूँगी। माय लॉर्ड, मेनका जी को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लेटर फॉर सबमिशन ऑफ हर पासपोर्ट भेजा गया, जिसमें 7 डेज की लिमिट के साथ उन्हें पेश होना था। ना ही वो पेश हुई और ना ही उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया, परंतु मेनका जी ने ऑर्डर्स की अवहेलना करते हुए प्लेन वोट करना चाहा। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरीके के रवैये को एनालाइज करते हुए यही निष्कर्ष निकालेगा कि यदि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेनका जी के कार्यों में ही गलती नहीं होगी, और यह सब एक संदेह की स्थिति बनाते हैं, संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इसी बात पर एक प्रीमेटिव एक्शन लेते हुए पासपोर्ट ऑफिसर ने इंस्टेंटली उनका पासपोर्ट सीज कर लिया, जिसका प्रोविज़न द पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 और क्लॉज 3 में मेंशन है। तो यह कहना कि सरकार फंडामेंटल राइट्स की हनन करने के लिए कानून बनाती है तो यह सरासर गलत है। अतः इसको सरकार की तौहीन मानी जाए, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उन्हें सरकार के ऑर्डर्स को ओबे करना था, जो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? मैं एडवोकेट पूजा सराफ ऑनरेबल जजेस के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस दलील पर एक सवालिया निशान लगाना चाहूँगी। मैं ऑनरेबल कोर्ट से चाहूँगी कि मुझे अपने इस सवाल को आगे समझाने की अनुमति प्रदान की जाए। मेरी क्लाइंट श्रीमती मेनका गांधी के पूछने के बाद व अदालत में भी बार बार जिक्र होने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि मेनका गांधी को इंक्वायरी कमीशन की एक पेशी में सम्मिलित होना था और इसीलिए भारत सरकार द्वारा उनका पासपोर्ट सीज कर दिया गया। तो अब मैं यह पूछना चाहूँगी कि क्या महज एक पेशी में शामिल होना यह कारण एक किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को हनन करने के लिए पर्याप्त है? मेरे क्लाइंट को मिले लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा गया था कि उन्हें 7 दिन के भीतर अपना पासपोर्ट भारत सरकार को सरेंडर करना है। उसमें कारण का पहलू कहीं भी सम्मिलित नहीं था। और जब मेरी क्लाइंट ने कारण जानने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक पत्र लिखा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे जनहित हेतु किया गया कार्य कहकर रीजन फर्निश यानी कारण प्रस्तुत करने से साफ इनकार कर दिया गया। अब मुझे यह आशंका हो रही है कि आप नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार की पैरवी कर रहे हैं या एक तानाशाह सरकार की। आर यू डिफेंडिंग अ पब्लिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और अ टायरेंट और अ डिक्टेटर? क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट यह सलीका कि आपको एक आदेश प्राप्त होता है और आप बिना किसी कारण की मांग किए सिर्फ आंखें झुकाकर कोर्ट का आदेश भारत सरकार का आदेश माने और जी हुजूरी करे, तो यह और सरकार इसे जनहित का चोगा पहनाकर प्रस्तुत करती है, तो ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। यह ताकत और द्वेष भावना से लबरेज एक तानाशाह सरकार है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है और ना ही हमारे संविधान को ये गवारा है। अब मैं ऑनरेबल कोर्ट से यह दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मुझे अपने साथी वकील एडवोकेट हर्षिता अग्रवाल को आर्गूमेंट ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दें। एडवोकेट हर्षिता, इसी आर्गूमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की इजाज़त चाहूँगी। जब उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारियों के हवन का ऐसा मनमर्जिया कारण दिया जाए तो मैं यह समझती हूँ कि सरकार के सामने एक निहित कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ या विधि द्वारा शासन को एक बार सरकार के सामने हल्के शब्दों में समझाया जाना चाहिए और यह साफ कर देना चाहिए कि भारत में असल शासन किसका है।
तो ऑनरेबल जजेस के माध्यम से AB डाइसी द्वारा प्रतिपादित रूल ऑफ लॉ को मैं 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में समझाना चाहूँगी। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून सबसे बढ़कर है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि संविधान का अनुच्छेद 14 है। तीसरा, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट यानी कानूनी भावना की प्रबलता। AB डाइसी ने जिस कानून को सबसे बढ़कर बताया है वो किसी राष्ट्र का संविधान है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ ऑफ लैंड। तो सरकार जब ऐसे कानून बनाती है जिनमें वो ऐसे प्रोविजंस लिखती है जो इन्हें मनमर्जी करने की छूट देते हैं, तो ऐसे में सरकार अपना कद कानून के कद से ऊंचा रखने की कोशिश करती है। परंतु सरकार की यह प्रयास हमेशा असफल रहेगा, क्योंकि हमारा संविधान कोई मुर्दा मशहूदा नहीं है, बट इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आखिरी में ऑनरेबल कोर्ट में इस अवधारणा व संविधान की समझाइश में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में विधि का शासन है, ना कि किसी सरकार या पार्टी का। दैट्स ऑल। आर्गुमेंट को कंक्लूड करने की इजाज़त चाहूँगी और अपने पक्ष का आर्गुमेंट रखते हुए यह कहना चाहूँगी कि भारत सरकार ने न केवल रूल ऑफ लॉ का खनन किया है, बल्कि इसके साथ नेचुरल जस्टिस के एक्शन यानी दायरे उसको भी दायरे से बाहर रखा है, जो कि भारत की गुड लॉ पर एक अटैक है। दैट्स ऑल। माननीय उच्च न्यायालय से भारत संघ का पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता का जवाब देने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि याचिकाकर्ता ने काबिल वकील ने विधि द्वारा शासन की अवधारणा को बखूबी बखान किया है, परंतु कोरी बातों और तथ्य का कोई रूप धारण नहीं कर सकती। मेरे काबिल दोस्त ने कानून और उच्चतम न्यायालय के पहले निर्णय को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैं उनका काम आसान करते हुए 1950 के माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले को याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह साफ किया था कि अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून शब्द वो प्राकृतिक न्याय से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। प्राकृतिक न्याय बेशक एक उम्दा एक धारणा, परंतु यह कहना संविधान में निहित है थोड़ा भ्रमित करने वाला बात है। हमारा काम तथ्यों के साथ बात करना है, तो मेरे काबिल दोस्त से ये गुजारिश करूंगा कि निराधार हवाई बातें करके कोर्ट का समय नष्ट करने का समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही माननीय न्यायालय से इस बहस के महत्वपूर्ण तथ्यों के उल्लेख के लिए मैं आपके समक्ष रखने के लिए अपने साथी रविशंकर महर्षि को बहस स्थानांतरित करने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। उच्चतम न्यायालय से मैं एडवोकेट रवि भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने की इजाजत चाहता हूं। ऑनरेबल कोर्ट, जैसा कि मेरे साथी एडवोकेट ने बताया, अनुच्छेद 21 एक कानून है, वो प्राकृतिक न्याय नहीं है, और अनुच्छेद 21 कानून होने के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल जस्टिस की, तो इसको अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस एक अपने आप में खुद ही एक अस्पष्ट सिद्धांत है, और किसी भी अस्पष्ट सिद्धांत के माध्यम से आप किसी भी मुजरिम को या किसी भी यूं कहें कि कोई अपराधी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर वाद दायर किया गया है, उस पर हम न्याय नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस अपने आप में एक असंवैधानिक और विशेष रूप से यहाँ पर नेचुरल जस्टिस है वो तर्क संगत नहीं है, केवल मात्र एक सिद्धांत है, और किसी भी सिद्धांत के माध्यम से हम कोर्ट की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। That's all. माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता आकाश शर्मा आप सबसे अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहता हूँ। जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अस्पष्ट है, तो मैं उनकी बात का खंडन करते हुए ये भरी अदालत को बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है विश्व के सभी संविधानों का आधार है, जिसमें भारत का संविधान भी शामिल है। भारत का संविधान, भारत में भी संविधान को सर्वोपरि रखा गया तथा प्राकृतिक न्याय से उत्पन्न मूल अधिकार जो हमारे संविधान का एक अभिन्न भाग है, और प्राकृतिक न्याय के द्वारा उसे सुदृढ़ किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए मैं अदालत को बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में एक अधिकार सम्मिलित है, जिसका इस वाद में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि है राइट टू फ्रीडम,
जिसका अर्थ है दूसरों को भी सुने और दूसरों को भी सुने, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उस व्यक्ति को अपना पक्ष, अपना बचाव रखने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जो कि मेरे अभियुक्त मेनका गांधी जी को उनके पासपोर्ट जब्त करते समय नहीं किए गए, जिससे उनके मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का हनन होता है। और साथ ही मैं प्राकृतिक न्याय से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को बताते हुए अपने साथी वकील से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की मनमर्जी कर सकता है, उसके अधिकारों को छीन सकता है? नहीं, तो यह आप नहीं कर सकते। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक न्याय का जो संविधान में बहुत बड़ा योगदान है, ना कि अनुच्छेद 14 में बल्कि अनुच्छेद 21 में भी, जो कि मेरे साथी अधिवक्ता ने का एक कहना है कि अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, जिसका दायरा बहुत असीमित है, जो हमारे प्राण में दैहिक स्वतंत्रता को इंगित करता है। मैं अपना तर्क साबित करते हुए अंत में इतना कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक न्याय के हर मूल अधिकार, चाहे वह कोई भी मूल अधिकार हो, सभी मूल अधिकारों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। मैं भावना शर्मा माननीय न्यायालय से भारत सरकार का पक्ष रखने की इजाज़त चाहती हूँ। माननीय न्यायालय, अगर हम विपक्ष का ये तर्क मान लेते हैं कि प्राकृतिक न्याय की वजह से मौलिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी इकाई जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, अगर हम किसी एक में परिवर्तन करते हैं तो उसका असर या फिर उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। अतः भारत सरकार भविष्य में केवल एक अनुच्छेद या मौलिक अधिकार में परिवर्तन करती है तो उसे न चाहते हुए भी दूसरे में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अतः हमारा मानना यह है कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक न्याय की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अनुच्छेद 21 व्यापक है, अतः अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 14 इसके अंदर आते हैं। अतः किसी असंवैधानिक साबित करना है तो सभी अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होने चाहिए। दैट्स ऑल। Sneha Parekh, with your permission, I proceed. As the Government of India argued that Article 14 and 19 is included under Article 21, but to declare an article unconstitutional, it has to violate Article 14 and 19 directly. तो ये तो बिना सर पैर की बात होगी। Here, I would like to take permission from Honorable Court to show an important interrelation between these articles, जो मेरे opponent neglect करने की कोशिश कर रहे हैं। This action of impounding passport of my client clearly violates the fundamental right of travelling abroad, which has been incorporated under Article 21. तो जब सरकार आर्टिकल 21 का हनन करती है, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 भी इसके प्रभाव से वंचित कैसे रह सकते हैं? And depriving my client from travelling abroad cased her, or we can say restricted her from exercising her fundamental right under Article 19, that is 19(1)(a), that is freedom of speech, because she was invited to speak in a convention, and G, that is freedom of profession, as she was invited due to her journalism and she was banned from continuing her duty as a journalist. And impounding her passport by circumventing all the checks of Article 14, that is absence of arbitrariness, equal protection of law, and the basic principle of natural justice, that is right to be heard, audi ultram partem, which our government claims to be a vague concept. Honorable Court, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विजन और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक साथ एक गोल्डन ट्रायंगल के रूप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी आर्टिकल 21 में लिखे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उसका तर्क संगत, उसका रीजनेबल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपोजिशन से पूछना चाहूँगी कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3)(c) में ये रीजनेबिलिटी कहाँ है, और क्या ये सरकार की आर्बिट्री ताकत को नहीं दर्शाती? On the basis of these facts, I would not step back from saying that section 10(3)(c) of Passport Act 1967 is unconstitutional. That's it from my side. Your Honor. मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से भारत संघ का पक्ष रखने की इजाजत चाहती हूँ। जैसा कि याचिकाकर्ता पासपोर्ट अधिनियम 1967 को असंवैधानिक बता रहा है, भारत संघ माननीय उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि सन 1967 में भारत के आम जनमानस द्वारा चुनी हुई संसद ने साधारण बहुमत से पासपोर्ट अधिनियम 1967 को पारित किया तथा राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद व्यवहार में आया। तो विधि की प्रक्रिया द्वारा बने हुए अधिनियम को विपक्ष द्वारा संदेह की दृष्टि से देखते हुए उसे इस देश की उच्चतम न्यायालय में असंवैधानिक बताना सरासर गलत है। अतः पासपोर्ट अधिनियम
संगतता देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बना है। माननीय न्यायालय आर्गुमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साथी अधिवक्ता अंजू प्रजापत को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। उच्चतम न्यायालय से भारत सरकार की ओर से कार्यवाही को जारी रखने की इजाजत चाहती हूँ। माननीय न्यायालय, जैसा कि विपक्ष ने भारत सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 ने श्रीमती मेनका गांधी के अनुच्छेद 21 का हनन किया है। माननीय जज साहब, पासपोर्ट अधिनियम 1967 विधायिका द्वारा पारित किया गया है और अब तक यानी कि 1978 तक अनुच्छेद 21 के हनन का संरक्षण केवल और केवल कार्यपालिका के मनमाने रवैये के विरुद्ध किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ भारत सरकार का ही मानना नहीं है, बल्कि 1950 में A.K. गोपालन बनाम भारत संघ के केस में भी यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के हनन का संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही किया जा सकता है। अतः पासपोर्ट अधिनियम 1967 में श्रीमती मेनका गांधी के अनुच्छेद 21 को कुरेद कर निकालने का प्रयास जो मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं सर्वथा निरर्थक है, निराधार है। अंत में मैं सिर्फ बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय का कीमती वक्त जाया किया जा रहा है। I am Advocate R. Jubalki, ऑनरेबल कोर्ट से प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहूँगी। जैसा कि भारत सरकार द्वारा यह पक्ष रखा गया है, वह पासपोर्ट अधिनियम 1967 के सबसेक्शन 10 और 3C की असंवैधानिक का बयान किया गया है, यह कहते हुए कि यह कानून भारतीय नागरिकों द्वारा पूरी प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित किया गया है, इसलिए इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता है। माननीय न्यायालय, यहाँ पर मैं एक पैनल ड्रॉ करने की ऑनरेबल कोर्ट से इजाज़त चाहूँगी। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को है, जो कि यह एक ब्रिटिश अवधारणा है, परंतु अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी पूरी तरीके से पृथक नहीं किया जा सकता है। जब मेरे काबिल दोस्त की यह पालना करने का दावा करते हैं कि वह महज प्रक्रिया नहीं बल्कि जस्ट फेयर रीजनेबल यानी एक तर्कसंगत प्रक्रिया नहीं है, चाहे मेरे काबिल दोस्त कितने ही जोर से यह कहे कि वह प्रक्रियाओं की पालना में हुई है, उसे उचित नई प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ नहीं है, तो वह कानून कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकता है। माननीय न्यायालय, और जो कानून जनता के हित में नहीं है वह संविधान के अनुरूप में कतई नहीं हो सकता। एक और तथ्य जो मेरे साथी अधिवक्ता ने रखा है, उसे भी मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने स्पष्ट करना चाहूँगी। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में दो बातें कही हैं। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सम्मिलित नहीं है। पॉइंट नंबर 2, तर्कसंगतता का टेस्ट द्वारा एग्जीक्यूट से ही लिया जा सकता है और लेजिस्लेशन इस दायरे से मुक्त है। तो फिर ये सवाल उठता है कि 1951-1978 के हालात क्या समान है? A.K. गोपालन के केस के वक्त संविधान सभा ही संसद का कार्य कर रही थी। 1951 के आम चुनाव तक, जब आज तक ये संविधान व्यापक और एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है, तब A.K. गोपालन को वर्डिक्ट में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय के दायरे में लेजिस्लेशन को ही रखा जाना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को डिपेंड करने का जो दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है वह उसे बखूबी निभाया जा सके। That's all. मैं एडवोकेट मानसी कुमार यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने की इजाज़त चाहूँगी। नाउ विद यू कंटिन्यूस आई वुड लाइक टू राइट्स कैसे मेरे काबिल दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स एंड प्रोविजन कंटेन्ड इन द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते समय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं और जो कि ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ लॉ है। Now, as my fellow advocate has a big question with the system of government, even she had called the elected government a dictator.
तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई थी, तो उस डिबेट को स्टेयर अप करने में अच्छा खासा वक्त लगा था और ईच एंड एवरी व्यू पॉइंट को सुना गया था. You too would have understood the same if you had given so much time to your facts. So if the constitutional makers ने procedure established by law को जगह देते हुए constitutional provisions में due process of law की apparent absence रखी है, तो we should respect it. Now see, if you disrespect the decision taken by sober right of constitution makers, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ उन्हीं की बदौलत पहुँचे हैं. We should respect their decision, not that we should question the point whose answers have already given with seriousness. That's all. मैं अधिवक्ता आदिल खान कोर्ट से कार्रवाई को आगे बढ़ाने और सरकार के द्वारा खड़े किए गए इस दावे का जवाब देने की इजाज़त चाहूँगा. माननीय न्यायाधीश महोदय, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने इतिहास था, या कहूँ हमारे स्वर्ण इतिहास के सामने इतिहास जो कि हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया था से एक तथ्य उठाकर पेश किया जाता है, तो यह हमारी ज़रूरत व जिम्मेदारी दोनों बन जाती है कि हम उस वक्त के सभी पहलुओं को देखें. एक लंबे संघर्ष के बाद जब हमने आज़ादी को पाया, तो सभी सेनानी इसी ख्वाहिश में थे कि अब भारत की जनता किसी भी तरह का ऑपरेशन या उत्पीड़न ना देखे, जिसका हल हमारी संविधान सभा ने यूँ निकाला कि जनता द्वारा चुनी गई विधायिका की शक्तियाँ कुछ खुली रखें, पर उसे जनता के हित में काम करने में कम से कम परेशानी देखनी पड़े. तो जब अनुच्छेद 21 में ये मसला उठा कि किस अवधारणा को प्राथमिकता दी जाए, अमेरिकी कानून द्वारा उचित प्रक्रिया या ब्रिटिश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो उन्होंने चुनाव इस आधार पर किया कि पार्लियामेंट किस अवधारणा के साथ अच्छी तरह काम कर सकेगी. अतः उन्होंने ब्रिटिश अवधारणा को प्राथमिकता दी. इसका एक कारण यह और भी था कि उस वक्त कानून द्वारा उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका व विधायिका एक दूसरे के समक्ष खड़े हो जाते व जुडिशरी पर अवांछित भार बढ़ जाता कि विधायिका द्वारा हर कानून की कसौटी यानी तर्कसंगतता का विश्लेषण करे, जिससे संसद के कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न होती व प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती थी. तो इन कुछ कारणों से उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रखा जाए. माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने मैं रखना चाहूँगा कि संविधान का जीवित परिणाम जिस तरह वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, एक राष्ट्र की ज़रूरत भी बदलती है और हमारा संविधान हमारे निर्माताओं की बदौलत ही जिंदा है, तो संविधान भी अपना रूप और व्यापक करता है. अब मैं इस आर्गुमेंट को मेरे साथी वकील रीमा स्वामी को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त चाहूँगा. मैं एडवोकेट गरिमा स्वामी इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहती हूँ. तो जैसा कि अपने पक्ष को रखते हुए हमने यह कहा कि संविधान निर्माताओं ने उस समय के अनुकूल निर्णय करते हुए कानून द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 में जगह दी. पर क्या यह कहना कि असेंबली ने जो कानून द्वारा उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया, तो ऐसा नहीं. माननीय न्यायालय के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह का दावा संविधान को कम आंकने जैसा है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तात्पर्य है वह विधि व उसे बनाने की प्रक्रिया जो कि सही तरीके से न्याय तर्क संगत है का संपूर्ण ध्यान रखा जाना. क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान में स्पष्ट लिखित नहीं है, तो सरकारें एक लूपहोल पा लेती हैं, जिससे अपने मनमाने कानूनों को अनुच्छेद 21 के अनुसार सही करार देती है. आज़ादी के इतने वक्त बाद भी बदलाव यह आया कि आज जो निज़ाम बनता है वह जनता के हित से ज़्यादा सत्ता के हित को महत्व देता है. वह इसी आशंका के चलते हमारे संविधान निर्माताओं ने मूलभूत अधिकारों को इतना सुदृढ़ बनाया कि सत्ता पक्ष आसानी से इनका हनन ना कर सके. तो माननीय न्यायालय के समक्ष मैं हमारा पक्ष रखने साफ करना चाहती हूँ कि इस तरह से हम किसी भी निर्माताओं के दृष्टिकोण का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि उनकी दूरदर्शिता का सम्मान करते हैं. वह उन्हें उनके द्वारा बनाए गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि संविधान की उचित प्रक्रिया को समाहित मानी गई है. वह प्रक्रिया जो न्याय संगत व युक्त थी, जो कि हमारे अनुच्छेद 21 में लिखित है.
से मेनका गांधी जी की तरफ से पक्ष को कंक्लूड करने की इजाजत चाहती हूँ। संविधान में दिए गए जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें अलग अलग ना पढ़कर एक स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल की तरह पढ़ा जाए। अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर सिर्फ ये ना रखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की जाए, प्रक्रिया के अंदर जस्ट, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस होनी चाहिए, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कैरेक्टर है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड माना जाए। और सरकार द्वारा बनाए गए पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज 6C को असंवैधानिक करार दिया जाए। आई रेस्ट माय केस। और तर्क को सुनने के बाद आज की कार्रवाई को यहीं पे समाप्त करते हुए कोर्ट अपने फैसले को 2 सप्ताह के लिए आरक्षित करता है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद तभी फैसला आपके समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न।